हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, उसके भाग पढ़ लिए और प्रकार भी पढ़ लिए। जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है अब हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आमतौर पे हम जानते हैं एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने सुना होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं रहेगा तब तक अभिक्रिया उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना काफी जरूरी होता है। उसके लिए मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि बाबू द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए दोनों पक्षों में यानी अभिकारक में भी और उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या रहना काफी ज्यादा जरूरी है। समझ गए? कोई पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप क्या कहिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। अतः परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए बाबू? बराबर होना चाहिए। दूसरा बात, संतुलित रासायनिक समीकरण रहने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, उससे फायदा क्या है कि हमें पता ये चलता है कि हमें अभिकारक की मात्रा कितनी लेनी है और उत्पाद कितना उससे बनेगा। ठीक है, मैं आपको बिना देर के मैं लिख भी दिया हूँ, पहले से समय कम लगे, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो सिंपल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोगों ने आपको एक नंबर बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होगा? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इसलिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब कि अभिकारक में भी और उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या समान होती है। कोई दिक्कत? दूसरा मैंने लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है कि कौन पदार्थ कितनी मात्रा में लगेगा और कितना उत्पाद बनेगा। तो कोई पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है, तो आप इसलिए बता दोगे। अब हम आपके पास 10-15 एग्जाम्पल्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे जो असंतुलित है और उन्हें संतुलित कैसे किया जाए, उस पर हम लोग ध्यान देने जाते हैं। तो हमारे पास अब टॉपिक है, हम अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे समीकरण लेकर आ रहे हैं जो असंतुलित है और उसको हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। ये तो हम जान गए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के भाग कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन कौन से, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि नीचे दिए गए असंतुलित समीकरणों को क्या करें? संतुलित करें। तो मानकर चलिए यहाँ H2 + O2 दिया है और इधर बना है हमारा H2। ऐसे आपको एक एग्जांपल दे देगा, इमेजिन कीजिए। तो संतुलित करने के लिए बाबू सबसे पहले आप उत्पाद को देखिएगा। किसको देखिएगा? संतुलित करने के लिए हम लोग देखो, इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उत्पाद। ये हमारा उत्पाद होता है और ये हमारा अभिकारक होता है। समझ गए? ये हमारा अभिकारक होता है। यानी संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? उत्पाद को। लेकिन उससे जरूरी बात यहाँ पहले समझिए। मानकर चलिए कि यहाँ AB है, AB2 है, तो ये जो 2 है ना बाबू, ये केवल B के लिए है। समझ में आ रहा है? यहाँ अगर कोई संख्या होता है ना बेस में, तो केवल अपने बगल वाले के लिए होता है। यानी ये जो 2 है केवल किसके लिए है? B के लिए। और यहाँ अगर 2 है, सामने 2 रखते हैं, बाप की जमीन में सारे बेटों का अधिकार होता है। तो सामने जो संख्या है ना, मान लो चलिए बाप है तो ये सब ये बेटे हैं, तो ये सामने वाली संख्या जो है ना, ये सारे लोगों की होती है। मान लो ये 2 है तो केवल किसका है? B का है।
और यहाँ 2 है तो ये A का भी है और B का भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ A कितना है 2 बार है और B कितना है बाबू 2 तो पहले से था इसके पास और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B कितना होगा 4। मान कर चलो मैं आपको एक और बता रहा हूँ A2C4 यानी यहाँ A कितना है बाबू ऐसे है AT मान कर चलिए कौन मैंने एग्जाम्पल लिया 4A2C4 तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A कितना बार है A कितना बार है बाबू तो ये 2 A का है और ये 4 C का है लेकिन सामने वाला जो 4 है उन दोनों का होता है और उसमें हम लोग गुना कर देते हैं। तो बताओ A कितना हुआ 2 चौके 8 और C कितना हुआ 4 चौके 16। तो अब तो समझ में आ रहा है ना आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए नहीं तो फिर वो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिए अभिकारक जो है हमारा और उत्पाद है दो बातें हैं। हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है कि H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाया है H2O और ये समीकरण असंतुलित है हमें इसे संतुलित बनाना है। असंतुलित कैसे है आप देखिए इधर H कितना बार है H2 2 बार है और इधर भी H2 2 बार है लेकिन O यहाँ कितना बार है बाबू 1 बार है और यहाँ O कितना बार है 2 बार है तो ये असंतुलित है। संतुलित करने के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तो हमारा वो हो गया H2 प्लस O2 gives H2 नीचे हम लिखेंगे। अब बोलो उत्पाद को पहले देखेंगे पहले संतुलित करने के लिए किसको देखेंगे बाबू उत्पाद को। H कितना बार है H2 सर 2 बार है और यहाँ भी H कितना बार है 2 बार तो H तो इक्वल है दिक्कत नहीं है हम लोग को लेकिन उत्पाद में ही देखेंगे O कितना बार है बाबू सर 1 बार है और यहाँ O कितना बार है तो आप देखेंगे 2 बार है O गलत है ना तो पहले O को एक और बात कभी भी संतुलित करने के लिए ना उत्पाद को देखिए और वो विषम संख्या है तो उसको सम में बनाइए। तो बताओ O 1 बार है और यहाँ कितना बार है बाबू 2 बार है तो अगर हम यहाँ 2 रख दें तो O तो 2 बार हो गया और O भी 2 बार हो गया लेकिन यहाँ गलत क्या हुआ H देखिएगा 2 दूना 4 हो गया कि नहीं और यहाँ H कितना है 2 है तो इसको 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके सामने 2 दे देंगे तो ये 4 हो जाएगा कोई दिक्कत। तो अब ये समीकरण संतुलित है देख लीजिए H कितना बार इधर 4 बार और वो कितना बार है 2 बार यहाँ ये तो H कितना बार है बाबू 4 बार और वो कितना है 2 बार। संतुलित करते समय हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हो सकता है कि हम जिस संख्या को पहले संतुलित किए बाद में कोई संख्या रखने पर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए लेकिन घबराने नहीं है एक बार फिर ट्राई करने और फिर इजीली हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है N2 प्लस H2 तो क्या बनेगा मान लो बना है 2NH3। अब हमें देखना ये है जब हम इसको सॉल्व करेंगे N2 है प्लस H2 है क्या बना 2NH3 एकदम नहीं घबराइए पहले हम लोग किसको देखते हैं बाबू उत्पाद को देखते हैं। तो तुम बताओ उत्पाद में n कितना बार है यहाँ देखो उत्पाद में n कितना बार है सर 2 बार है और h कितना बार है 3 बार यहाँ उत्पाद में h कितना बार है 2 बार और n कितना है 2 बार। तो देखिएगा h 2 बार और इधर h 3 बार तो ये ऊपर वाला समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है सर जी असंतुलित है। तो ठीक है हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं संतुलित करने जा रहे हैं। संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं बाबू उत्पाद को और उत्पाद में अगर कोई संख्या विषम में है तो उसको हम लोग अपने मन से क्या करते हैं सम में कर लेते हैं कोई ऐसी संख्या रखते हैं जिससे कि वो हो जाए। बोलो उत्पाद में n कितना है 2 और अभिकारक में भी n कितना है 2 तो जाहिर ये संतुलित है। लेकिन उत्पाद में सर h कितना है तो 2/3 6 और अभिकारक में h कितना है 2 तो हम कौन सी संख्या इसके सामने रखें कि h यहाँ भी 6 हो जाए। इमेजिन करो बताओ कि यहाँ h तो 6 है एक और बात संख्या हमेशा सामने रख सकते हैं n2 है n2 है सही है इधर h 3 दूना 6 और इधर क्या है 2 है तो इधर कौन सी संख्या रखें कि h यहाँ भी 6 हो जाए 2 तो है अब 2 में किस संख्या से तुम गुना करोगे कि यहाँ h कितना हो जाए 6 ये इमेजिनेशन करना है खुद से दिमाग लगाना है सर जी 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 बोले इक्वल हो गया n कितना बार है बाबू यहाँ 2 बार h 3 दूना
6 बार। यहाँ देखो तो n कितना बार है सर जी 2 बार, h कितना बार है सर जी 2 3 6 बार। तो देखो जो चीज ऊपर इक्वल नहीं था वो नीचे क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेकर आते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कर रहा है, C+O2 मान लो बनाया है Cu। क्या बनाया है Cu। अब ये समीकरण में हम देखते हैं तो इधर C कितना है बाबू 1 है और इधर O कितना है 1 है। इधर C कितना है 1 है और इधर O कितना है 2 है। ऐसे समीकरण आपको दिया रहेगा, ठीक। तो ये तो समीकरण असंतुलित है क्योंकि इधर वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर नहीं है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, संतुलित करेंगे। C+O2 gives Cu। बताओ संतुलित करते समय हम लोग केवल सबसे पहला काम क्या करते हैं सर जी उत्पाद को देखते हैं। तो उत्पाद इधर C कितना बार है 1 बार और इधर C कितना बार है 1 बार। इसी के बाद सही हो गया, एक C तो सही ही है। O इधर कितना बार है 1 बार और इधर कितना बार है 2। तो O को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ 2 देंगे तो O क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर भी 2। O तो बराबर हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज को बचाने जाते हैं तो हम और ज्यादा फंस जाते हैं। हम O को बराबर करने गए लेकिन गड़बड़ा करके क्या आ गए C भी शर्त हो गए क्योंकि यहाँ 2 रखे तो ये C के लिए भी है ना। C भी कितना हो गया 2 और इधर C कितना है 1। तो तुम बताओ 1 में किस संख्या से यहाँ गुना करोगे कि यहाँ भी C 2 हो जाए। बिल्कुल 2। किससे गुना करेंगे बाबू 2 से। चलिए हम एक एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट चौथा लेकर आते हैं। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। KClO3 gives KCl+O3। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम जानेंगे कि दिक्कत कहाँ है। तो यहाँ K देखिए 1 बार है, Cl कितना बार है 1 बार है, सर O कितना बार है 3 बार, ठीक। इस पक्ष में देखेंगे तो K 1 बार, Cl 1 बार और O कितना है, सॉरी यहाँ 2 होगा, O कितना है 2 बार है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा ना। क्या बराबर K तो बराबर Cl भी बराबर है लेकिन O बराबर नहीं है। O बराबर नहीं है मतलब ये समीकरण क्या है असंतुलित है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे बाबू संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे KClO3 gives KCl+O2। मैं आपको पहले भी बताया हूँ संतुलित करने के लिए सबसे पहले किसको देखते हैं अब उत्पाद को देखते हैं। तो बोलिए उत्पाद में K कितना है 1 और अभिकारक में K कितना है 1। K में कोई दिक्कत नहीं है। उत्पाद में Cl कितना है 1 और अभिकारक में Cl कितना है 1, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ उत्पाद में O कितना है 2 और यहाँ उत्पाद में O कितना है 3। तो हम लोग किसको बराबर करेंगे पहले O को बराबर करेंगे। मैं एक बात आपको कहा था कि हमेशा सबसे पहले उत्पाद को देखिए, बावजूद इसके पहले उस संख्या को सम में कीजिए जो विषम में हो। तो बताओ गड़बड़ कौन है, इधर O 2 गो है तो 2 तो सम में है और यहाँ O कितना है 3 है, ये क्या है विषम में। तो हम O में किस संख्या से गुना करेंगे कि ये सम में आ जाए। तो मान कर चलिए अगर हम 2 से गुना किए तो जाहिर है 2 3 6 यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, लेकिन ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2। तो यहाँ पर किस संख्या से गुना करेंगे ऑक्सीजन हमारा 6 हो जाए सर जी 3 से करेंगे, कर दी। अब बताओ किससे करेंगे बाबू सर जी 3 से करेंगे। लेकिन एक बात दिक्कत आ गया, हम लोग O को बराबर करने के चक्कर में K और Cl का दादा करते हैं क्योंकि ये भी तो गड़बड़ हो गया। इधर K कितना था 1 और इधर अब K कितना हो गया 2। तो अब K को बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुना करेंगे सर 2 से करेंगे, कोई दिक्कत। Cl कितना हो गया अभी Cl भी 2 हो गया और यहाँ भी Cl 2 यानी K इधर 2 Cl इधर 2 O इधर 6 इधर K 2 Cl इधर 2 O इधर 6, कोई दिक्कत। अब हम लोग पांचवें एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। पांचवा एग्जाम्पल है Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2।
यानी इस समीकरण को भी हम लोग पहले देखेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित। तो बताओ, पहले हम अभिकारक ये हो गया और उत्पाद हमारा ये हो गया। अभिकारक में Zn कितना है सर जी? 1 है। H कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। उत्पाद में देखेंगे Zn कितना है? 1 है सर। Cl कितना है? 2 है। ठीक, H कितना है? 2 है। तो बताओ, जब हम अभिकारक और उत्पाद को देखें तो ये एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर है कि बराबर नहीं है? सर बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या होगा? असंतुलित होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू? संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम लोग क्वेश्चंस को फिर उतारेंगे। ZnHCl gives ZnCl 2 plus H2। तो तुम बताओ, संतुलित करने के लिए पहले अभिकारक को देखते हैं कि उत्पाद को? सर ये उत्पाद को। तो उत्पाद में Zn कितना है? 1 है और यहाँ Zn कितना है? 1 है। उसी के बाद यहाँ परेशानी नहीं है। उसके बाद Cl कितना है उत्पाद में? सर Cl 2 है और यहाँ Cl कितना है? 1 है। यहाँ Cl 2 है और यहाँ Cl 1 है। तो यहाँ कौन सी संख्या से सामने गुना करें कि Cl 2 हो जाए? तो आप कहोगे सर 2 से कर दो ना। तो 2 से करेंगे तो Cl कितना हो गया? 2 हो गया। अब उत्पाद में क्या करने जाएंगे वो? H कितना है? 2। तो अभिकारक में जब हम H देखेंगे तो यहाँ भी H कितना है? 2, क्योंकि ये 2 H के लिए भी और Cl के लिए भी है। यानी यहाँ Zn कितना है? 1, H कितना हो गया? 2, Cl कितना हो गया? 2। यहाँ Zn 1, Cl 2 और H कितना हो गया? 2। यानी अब इस पक्ष की तुलना में इस पक्ष को देखिएगा तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है? बराबर बराबर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यानी आप क्या देखिए, आपने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो मेरे भाई, हमने इस चैप्टर में आपको क्या बताया? आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। और उसके अंदर मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया। और फिर हमने आपको बहुत सारे असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लाया और उस असंतुलित समीकरण को हम लोगों ने संतुलित करके देखा। बावजूद इसके अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो जाए, कमियां रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स को जरूर डालिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ों को लेकर के आएँ, जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना माँ बाप का ख्याल रखें। ईश्वर के आशीर्वाद, बड़ों के प्यार के साथ कर दिखाएं कुछ ऐसा, जमाना बनना चाहे आपके जैसा।